हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रीट सीटेट एग्ज़ाम के लिए संघर्ष बेस्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित रहेगी। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो में आपके लिए 50 टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट और रीट मेन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये पूर्णतः निःशुल्क बैच रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। यानी यहाँ पर शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है ये बताना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्व से अंश की ओर, इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है ये बताना है कमेंट करके। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी, और पूर्व से अंश की ओर। लेकिन अज्ञात से ज्ञात की ओर यानी हमें कोई चीज़ ज्ञात नहीं है, फिर हम ज्ञात की ओर बढ़ें, ये शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा, टूवार्ड अननोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। विच द फॉलोइंग ए नॉट ए टीचिंग फार्मूला, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। यानी कार्य सूचक जो क्रिया है उसको परिभाषित करने का संबंध किससे है, ज्ञान से, बोध से, प्रयोग से या विश्लेषण से। विच पर्पस इज द डिफाइन नॉलेज, बोध, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है, किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो ये आ जाएगा आपका बोध के, सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां खाली जगह की ओर संकेत करती हैं। विद्यार्थी जो त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, वो किसकी ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं। तो वे करती हैं यहाँ पर, वे कैसे सीखते हैं की ओर। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर रहेगा आपका हाउ डू द लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, आनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ लर्निंग। तो कौन सा आंसर रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो भावात्मक हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब बालक कार्य करते उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बालक बुद्धिमान नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, बालक को अनुशासित करने की ज़रूरत है। जब बालक कार्य करते उबने लगता है तो यह इस बात की ओर संकेत है कि when the child starts to work it is a sign of that। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, जल्दी से बताइए। जब बालक कार्य करने उबलने लगता है तो यह किसका ओर इशारा करता है, संकेत देता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यानी अगर कोई भी कार्य जब बार बार कराया जाता है तो उस कार्य से व्यक्ति उबने लगता है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
द वर्क इज लाइकली टू द रेस्पॉन्ड रिपीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए? यानी इनमें से कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, लक्ष्योन्मुखी होता है सीखना। तो सीखना क्या होता है? लक्ष्योन्मुखी होता है। यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी एबल टू द स्पेशलाइज ऑफ द पर्पज ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। जब भी अधिगम व्यक्ति कहीं से भी प्राप्त कर सकता है तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया का जो संबंध है वो किससे रहेगा? सीखने की अक्षमता से रहेगा। आइडेंटिटी एनेबिलिटी ऑफ लर्निंग। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पढ़ने की अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिसलेक्सिया, लिखने की क्षमता, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। डिसलेक्सिया, डिस्लेक्सिया, एलेक्सिया, डिस्लेक्सिया। तो इन सारे के सारे ऐसे चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एलेक्सिया का संबंध किससे है? सीखने की अक्षमता से। समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? R.M. गेने, कोहलर, B.S. ब्लूम, B.F. स्किनर। इज द प्रमोटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक, समग्रता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र आकृति सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए? चिंपैंजी, कुत्ते, बिल्ली या कबूतर। कोहलर यूज लर्निंग। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। कोहलर का जो सिद्धांत है अधिगम का वो किस पर आधारित है? समग्र आकृति सिद्धांत, सूर्य का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किए थे। ए वाला ऑप्शन है, एक वाला ऑप्शन राइट रहेगा। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अलग कलर में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। चिंपैंजी का नाम सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी यानी बरमानुस था, उस पैसे ने प्रयोग किए थे। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? कूड़ा का, संज्ञा, निराकार, निबंधन। प्रोफेशनल, सिचुएशन, स्ट्रेस, फंक्शंस। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, समग्राकृति का अर्थ है, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूराकार यानी समग्राकार। पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा, समग्राकृति कहते हैं। समग्राकृति, समग्र का मतलब है संपूर्ण देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अवस्था
जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यानी वह कौन सी अवस्था है जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो वो कौन सी अवस्था है यहाँ पर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से कमेंट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कक्षाओं में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ये जो अवस्थाएं, चार अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्था बताई हैं किसने? पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई हैं? चार बताई हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था सबसे पहली आती है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो ये चारों अवस्थाएं किसी ने बताई हैं? पियाजे। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहते हैं? प्रतिक्षण, समायोजन, समावेश, स्कीम। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं समायोजन, एडजस्टमेंट। सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? गेस्टाल्ट थ्योरी, स्किनर, वर्दीमर, पावलोव, सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? गेस्टाल्टवाद से संबंधित कौन है यहाँ पर? तो वो सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा, वर्दीमर, कोहलर, कोपका, मैक्स वर्दीमर, ये गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है। पावलोव ने दिया, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने, थॉर्नडाइक ने। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्वलन का जो सिद्धांत है वो BF स्किनर से संबंधित है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट रहेगा। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, जिस पर कुत्ते पर प्रयोग किया था। BF स्किनर ने जो प्रयोग किए थे वो कबूतर पर अपने प्रयोग किया था BF स्किनर ने। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो आपका किससे संबंधित है? तो वो गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित है। थॉर्नडाइक के जो प्रयोग है वो बिल्ली पर हुए। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में व्यवस्था, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में व्यवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कौन सी कहलाती है? यानी यहाँ पर जो अवस्थाएं दी गई हैं, पियाजे ने विकास की चार अवस्थाएं बताई थी, उनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है? संवेगीय भ्रामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें विकास की अवस्था में बालक अनभिज्ञ होता है, यानी बालक को कोई ज्ञात नहीं होता कि यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यानी कोई वस्तु दिखाई भी नहीं दे रही है फिर भी वह वस्तु अस्तित्व में है, यह अवस्था कौन सी कहलाती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? तो वो कौन सी अवस्था रहेगी यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगी संवेदीय गामक अवस्था, जो पहली वाली अवस्था है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जिसे पेशी अवस्था भी कहा जाता है। सेंसोरी सिग्नल स्टेज, यह विचार
कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। उक्त कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विकास की वह अवस्था जिसमें बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये किसने कहा था? विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। कोई सी अवस्था वो बालक की उसको कुछ भी सिखा सकते हैं। जीन पियाजे, डेविड ऑस्वेल, जेरोम ब्रूनर, रॉबर्ट गेने। तो ये किसने कहा था यहाँ पर? विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ये कथन जिसका रहेगा वो किसका है? जेरोम ब्रूनर का है। तो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अधिगम को अपग्रेड करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? ये अधिगम को अपग्रेड करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सबसे कम काम में लेना है? ये बताएं। पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। तो इनमें से कौन सा कम से कम काम में लेना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा? जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे कम काम में लेने का तरीका है वो पुरस्कार रहेगा। पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी अवार्ड। अवार्ड का उपयोग सबसे कम करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाना चाहिए ताकि बालक अधिगम करने के लिए सीख सके, प्रेरित हो। बच्चे के अनुभवों को जोड़ना, तो बच्चे के प्राचीन अनुभव उनके साथ अधिगम को जोड़ना चाहिए, लेकिन पुरस्कार का उपयोग कम से कम करना चाहिए। निम्न में से कौन सा उदाहरण अप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यही अप्रेरणा का कौन सा उदाहरण नहीं है यहाँ पर? कृष्ण ने नृत्य के समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। यानी कृष्ण ने नृत्य के समय को 1 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 घंटा बढ़ा दिया। जॉन स्टुअर्ट ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में संबंध स्थापित करने की प्रगति की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा ये बताना है आपको। कौन सा उदाहरण अप्रेरणा का नहीं है? यानी अप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये करना है यहाँ पर। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दूसरा, जॉन स्टुअर्ट 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का आरंभ कर दिया। ये यहाँ पर अभिप्रेरणा नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी में अभिप्रेरणा दिखाई देती है। जॉन स्टुअर्ट स्टार्ट द स्टडी फिलॉसफी एट द एज ऑफ 12। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी किस रूप से अप्रेरित है? एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें दाखिला लेना है उसको, इसलिए वो मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वो प्रवेश परीक्षा को पास कर सके और वो मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सके। तो वह विद्यार्थी किस रूप से अप्रेरित हो रहा है? व्यक्तिगत रूप से, आनुभाविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से? यानी उसकी अप्रेरणा है वो किस प्रकार की है यहाँ पर? तो ये बताना, जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा तो वो हो जाएगा आंतरिक अप्रेरणा, क्योंकि बालक आंतरिक रूप से अप्रेरित हो रहा है तब मेहनत कर रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? दल या समूह में रहने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, प्रश्न करने की प्रवृत्ति, हिंदी की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो वो नहीं, दल या समूह बनाकर रहने की अवस्था ये नहीं है, विशेषता नहीं है। एक वाला ऑप्शन सही रहेगा, पहला वाला। तो इस अवस्था में बालक दल या समूह में रहने की अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में दल या समूह में रहने लग जाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह या प्री ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जल्दी से कमेंट करना है आपको यहाँ पर। इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन बिकम द एक्टिव मेंबर ऑफ देयर कमिटमेंट ग्रुप, प्री ग्रुप? करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? जल्दी से कमेंट कीजिए। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है, कौन सी अवस्था में होता है?
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा किशोरावस्था। टीनेज अवस्था में बालक अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था, कॉलसनिक ने, जीन प्याजे ने, स्किनर ने, श्रीमती अर्लॉक ने। तो विकास को एक सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो कथन स्किनर का है। सवाल ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन ऐसी ही परिभाषा विकास और सतत और धीमी प्रक्रिया अर्लॉक ने भी बताया, और वो दोनों ही यहाँ पर आंसर रहेंगे। विकास का अर्थ है प्रवर्तनों की उत्तरोत्तर अवस्था, अप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले प्रवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले प्रवर्तनों की श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले प्रवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्रभाषा में क्या अर्थ है विकास का, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा यहाँ पर परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले प्रवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा। चेन ऑफ चेंज दैट कंसिक्वेंटली एन मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। व्हाट डज डेवलपमेंट मीन। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल के नवीनतम प्रतिमानों की संख्या कितनी बताई है, 80, 120, 150, 180। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के नवीनतम प्रतिमानों की श्रृंखला कितनी बताई गई है, तो जल्दी से कमेंट करके बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा। नवीनतम गिलफोर्ड द्वारा जो बताया बुद्धि का मॉडल है उसमें नवीनतम प्रतिमानों की श्रृंखला कितनी है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में नवीनतम प्रतिमानों की जो संख्या है वो 180 है। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाकर, लेकिन प्राचीन जो प्रतिमान था उसमें कितनी संख्या थी, 120 थी। तो देखिए 26, 23 पे से 26वां क्वेश्चन, तो 124 और 25 में क्वेश्चन और रह गए, इनको भी देखना है। तो 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, 26वां मैंने बता दिया पहले। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया है। ये मनोवैज्ञानिक कौन सा है जिसने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक और स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया, सिगमंड फ्रायड, कुर्ट लेवेन फ्रायड, स्मिथ एवं लेवेन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक और स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन करने वाले कौन थे, सिगमंड फ्रायड। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहते हैं, जो बलपूर्वक भूलता है असफलता को, दुख को या पीड़ा को, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण या दमन। तो वो क्या कहा जाएगा, दमन कहा जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, सृजनशीलता से के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों का रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। तो कैसे रखना चाहिए ये बताना है यहाँ पर। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, तो कैसे रखना चाहिए, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। वर्क कंट्रेट एंड टारगेट सेंटर। गिलफोर्ड ने आभासी चिंतन पद का प्रयोग इससे किसके समान अर्थ में किया है, बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, कोई नहीं। इसके समान अर्थ में किया था सारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आदतें जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्तियों को अभिप्रेरित करती हैं, आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति नहीं है, व्यक्ति में अगर किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। तो आदतों के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है।
जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए। तो आदतें जन्मजात होती हैं, पहला वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत रहेगा, ये सही नहीं है। साथ साथ चौथा वाला भी देख लीजिए, व्यक्ति में अगर किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है, यानी व्यक्ति को कोई बुरी आदत बन जाती है तो वह बहुत बुरी आदत आसानी से छूट जाती है, ये भी गलत। यही 1 और 4 दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा मजबूत अहम को बनाया जाता है। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रांग ईगो मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के नैतिक विकास के अनुसार किशोरावस्था कैसी है? नैतिक वास्तविकता की अवस्था है, दबाव की नैतिकता की अवस्था है, परायत नैतिकता की अवस्था है, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है। अकॉर्डिंग टू द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ पियाजे इज एडोलेंस। पियाजे के नैतिक विकास के अनुसार किशोरावस्था कैसी अवस्था है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्रिएटिविटी ऑफ एकेडमिक एथिक्स। तो किशोरावस्था में संदेह होते हैं युक्ति संगत, नियंत्रित और तीव्र, युक्ति संगत एवं तीव्र, अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। पूर्व किशोरावस्था में सम्यक किस प्रकार के होते हैं? तो अनियंत्रित और अयुक्ति संगत होते हैं। चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? चौथा वाला ऑप्शन अनियंत्रित और युक्ति संगत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? 750 ग्राम से 900 ग्राम, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, 1000 ग्राम से 1200 ग्राम, 800 ग्राम से 1000 ग्राम। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 1000 ग्राम से 1200 ग्राम 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार हो जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणी क्रम को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फी व्यक्तियों की श्रेणी का अनुपात क्या बताया? एंड शेल्डन के अनुसार जो शारीरिक गठन का आधार बताया गया है, एंडोमॉर्फी व्यक्तियों की श्रेणी का अनुपात क्या होता है? 7 1 1 1 7 1 1 1 7 4 4 4। एंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं, ये मोटे मोटे व्यक्ति होते हैं, 1 7 7 होता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए इन क्वेश्चनों को दोबारा से भी देखते हैं एक बार। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? ये 16 वर्ष की अवस्था आती है तो बालक के मस्तिष्क का भार कितना बढ़ के हो जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो 1200 ग्राम से 1400 ग्राम ये होना चाहिए। कितना हो जाता है बढ़ करके? 1000 से 1200 ग्राम नहीं, 1200 से 1400 ग्राम। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट करना है। शेल्डन ने सारे गठन के आधार पर श्रेणी क्रम को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फी व्यक्तियों की श्रेणी का अनुपात क्या बताया? तो इसने इसका जो अनुपात बताया है वो इनमें से ये नहीं रहेगा, 1 1 7 नहीं रहेगा, बल्कि 7 1 1 रहेगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये होना चाहिए यहाँ पर 7 1 1। एंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति है 7 1 1 उनका श्रेणी अनुपात होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि संपत्ति विकसित किया, यानी बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? अल्फ्रेड ने, मार्क रीड एवं मेड ने, टर्मन ने, कैटल ने। बुद्धि लब्धि संपत्ति विकसित किया था तो किसके द्वारा किया गया था? टर्मन के द्वारा। थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। लेकिन बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र किया था वो किसने दिया था? स्ने ने। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र किसने दिया? स्ने ने। इन संपत्ति किसने दिया था? दान टर्मन ने। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र या डायग्राम, प्रतीक व चित्र, मांसपेशीय क्रियाएं। यही कम महत्वपूर्ण कौन सा रहेगा? हम चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति डायग्राम में चित्र को देखकर चिंतन करता है, प्रतीक या चिन्हों को देखकर भी चिंतन करता है, भाषा को आधार पर भी चिंतन करता है सीखने में, लेकिन मांसपेशीय क्रियाएं सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्न से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य है? तो रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचि समय के अनुसार बदलती है। रुचियों का योग्यताओं और क्षमताओं से संबंध नहीं है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन असत्य कथन बताना यहाँ पर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वमानवीय भूमिका है, आकर्षण भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका होती है? तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। राड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उपलब्धि साथ ही तुरंत और अनैच्छिक रूप से सभी नियम और जीवन सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते हुए स्पष्ट करता है? परम अहम, अहम तथा परा अहम, इदम अहम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इदम रहेगा। इदम थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ तुरंत और अनैच्छिक रूप में सभी नियम और जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते हुए स्पष्ट करने का कार्यक्रम करता है इदम। कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में निहित नहीं है? यानी ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है उसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है? ब्लूम के वर्गीकरण में निहित हैं, यही शामिल है, ये बताना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक मनोप्रेरणात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, विकसित। तो ब्लूम ने जिन क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र तीनों ही शामिल हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, परंतु इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित ना होकर के भी डर रहा है। निम्न से सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है। पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति में, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रहेगा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। दंडित ना हो ये के डर से भी डर रहा है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरह से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हो गई, बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य कि व्यवस्था फेल हो गई। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से। तो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कितने यहाँ पर ये बताना है? 2, 4, 6, 3। तो उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? तो वो 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा।
जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को छकता है तो वह किसके समान है? सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को छकता है तो वह किसके समान है? सीखने के रूप में आकलन। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। जनजीव का मानना है कि संज्ञान और भाव खाली जगह होते हैं। स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत, अन्योन्याश्रित। तो जनजीव का मानना है संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्यधारण, आत्मसातकरण, संगठन या समायोजन। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण करना यानी उसमें समाहित करना। दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, भावात्मक परिप्रेक्ष्य। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ construction of knowledge. Which perspective represents this statement? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? 1, 3, 5, 7। तो अधिगम जो वक्र है वो 3 प्रकार के होते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? 3। उत्तरोत्तर, नतोत्तर और उन्नतोत्तर। समायोजन व्यक्ति की जो उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं, वातावरण कारकों के बीच इनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य में नीचे दिए गए शब्दों को सही से चुनकर पूरा संतुलन बनाए रखती है। जो कीजिए: योग्यता, क्षमता, धैर्य, विश्वसनीयता। तो यहाँ पर क्या रहेगा? इसकी योग्यता को बनाए रखती है। पहला वाला सही हो जाएगा। समानता गुणवत्ता परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समानता गुणवत्ता परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण किसने कहा है? प्रोफेसर यशपाल, JP नायक, VKR राव, श्री गिजुभाई वेदका। तो ये कहा है श्री JP नायक ने। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।